पहले लिखिए जीन दिए एटम्स, जीन दिए एटम्स। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। चले, पहली बात तो ये कौन है, यही क्वेश्चन है। ये फ्रांस के फुटबॉलर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जीन पीरे एडम्स का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, और किस देश से है, फ्रांस से है। सिंपल सो यही बनता है, और इसके अलावा नहीं बनता। लेकिन मुद्दा ये है कि क्यों पूछा जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको अभी इनका निधन हुआ है, 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, और ये 39 वर्ष, लगभग 40 कहते हैं, 39 वर्ष कोमा में रहे हैं। ये आप सोचिए, कोमा में रहना समझते हैं ना, मतलब कुछ नहीं, दूसरा ही पाल रहा है। 39 वर्ष कोमा में रहने के बाद इनका निधन हुआ, 72 वर्ष की आयु। 39 वर्ष कोमा में रहे, 72 वर्ष में इनका निधन हुआ। अब आप सोचिए इन्होंने क्या जीवन जिया हो। 40 भी माइनस करें तो अपने पास कितना आता है, केवल 30 साल का जीवन रहा है, और जिनमें इन्होंने 40 साल तो बेड पर ही बिताए। तो मतलब ये इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जीन पीरे एडम्स जो है, इनका संबंध किस देश से है और किस क्षेत्र से। लाइन एक नई लाइन से लिखिए। ये 39 वर्ष, इन 39 वर्ष कोमा में रहे, कोमा में रहे। इनका वर्ष 2021 में, इनका वर्ष 2021 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चले नेक्स्ट, एक पुरस्कार की बात करूंगा मैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। देखो, पुरस्कार के संबंध में दो बातें हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन के ऊपर रहती है। एक तो इसका संबंध किस क्षेत्र में है, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आइए इसमें लिखिए नर्सिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, नर्सिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है नर्सिंग क्षेत्र। नर्सिंग को समझते हो, नर्स वगैरह हो, तो नर्स को ही दिया जाता है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, नर्सिंग के क्षेत्र से संबंधित। नई लाइन से लिखिए, यह पुरस्कार नर्सों को उनकी निस्वार्थ सेवा, यह पुरस्कार नर्सों को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्य कुशलता के लिए दिया जाता है। असाधारण कार्य कुशलता के लिए दिया जाता है। असाधारण कार्य कुशलता के लिए दिया जाता है, मतलब नर्सों को दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार मिला है
ब्रिगेडियर वीएस सरस्वती, ब्रिगेडियर वीएस एसवी, ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती, इनको मिला है। ये जो है एमएनएस की महानिदेशक है। एमएनएस की उप महानिदेशक आप कह सकते हो, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। एमएनएस की उप महानिदेशक। एमएनएस का मतलब ये होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। और ध्यान रखना ये पुरस्कार 2020 का है और दिया कब है? 2021 में। 2020 का ये पुरस्कार है और 2021 में दिया। चले हेडिंग का ये नया टॉपिक है राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर आएगा किंतु परंतु नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अब आप देखिए, आपको मैं ये जो बताने जा रहा हूं उसके माध्यम से एक ज्ञान अपने अंदर ये लेना है कि मैंने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कहा। और कल को यदि आपको कोई पुरस्कार के बारे में आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, इस बात की पहचान करनी है। ले लो ना सारी बात। तो मैं यहाँ जैसे बता रहा हूँ ध्यान से, मैंने इसको क्यों इम्पोर्टेंट कहा, मैंने इस पुरस्कार की तो स्थापना नहीं करवाई, इस पुरस्कार के बारे में तो नहीं बताया कि इसकी स्थापना किसने की थी, क्या की थी, और इस पुरस्कार के बारे में मैं क्यों बताऊंगा? समझेगा? तो ये सब समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ढेरों पुरस्कार है, एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। हमें उसमें से ये छांटना है कि हमारे काम की चीज कौन सी है, तभी हम तैयारी कर सकते हैं। होता क्या है कि जो भी आता है, जो भी मिला, पढ़ते गए, फालतू में एक बवंडर सा खड़ा कर दिया, बाद में पता लगा खुद का नाम ही याद नहीं। ऐसे ही होता है स्टूडेंट के साथ। फिर हम कहते हैं कि यार पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, समझ से ही बात है, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखो। आज के टाइम में सक्सेस वही होता है जो स्मार्ट तैयारी करता है, जिसको पता है कि यहाँ से मेरा मालूम है। जो 10 पेज को एक पेज में समेटने की ताकत रखता है, वो सिलेक्ट 10 पेज को एक पेज में समेटना, वो होता है 10 पेज याद भी कर लिए तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे। ये ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को पुरस्कार मिला, हमने कहा ये क्वेश्चन क्यों करवाया, क्या जरूरत पड़ी, मत करवाते, बहुत सारा पुरस्कार है। आप जानते हो कोरोना महामारी से नर्सेज और डॉक्टर, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाकायदा इनको नोबेल तक देने की बात चली और भारत रत्न देने तक की मांग की गई कि सभी डॉक्टर्स को, भारत के चिकित्सा क्षेत्र को भारत रत्न दिया जाए, यहां तक बात होती है। तो नर्सेज के क्षेत्र में अपने आप इम्पोर्टेंट होता है। तो एसवी सरस्वती, आइए ये जो पुरस्कार है, इसका जो निक नेम है स्वीडन का वैकल्पिक मतलब ऑप्शन नोबेल पुरस्कार।
स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस देश से संबंधित है? स्वीडन से। ऐसे याद करो, मैंने शायद कल आपको करवाया था एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे। बस यही चीजें होती है पढ़ने में। आइए नई लाइन से लिखना। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कब से दिया जा रहा है? इसकी जो स्थापना हुई थी, या इसकी प्रारंभ कह दो या स्थापना कह दो, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 1980। और ये जो स्थापना हुई थी जेकब होम यूएस स्कूल की आगे पूरा नाम कह सकते हो, यूएस स्कूल के बाद ध्यान रखना है आपको। ये कौन थे? स्वीडिश जर्मन नागरिक, स्वीडिश जर्मन नागरिक। चलिए एक लाइन लिखिए यहां पर। देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना इस पुरस्कार की स्थापना नोबेल पुरस्कार में नजरअंदाज किए जाने वाले प्रयासों को सम्मानित करने के लिए की गई। नजरअंदाज किए जाने वाले प्रयासों को सम्मानित करने के लिए की गई। सम्मानित करने के लिए की गई। समझो क्या बात कह रहे हैं। हमने नोबेल पुरस्कार किए थे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य है, इसके अलावा चिकित्सा है, रसायन है, फिजिक्स है। तो ये कहा गया कि इतना बड़ा पुरस्कार है तो क्या वो पर्यावरण को नहीं शामिल कर सकता? और भी तो कई बहुत सारे प्रयास है। आप देखते हो पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो उसके लिए फिर इस पुरस्कार की स्थापना की। इसी कारण से इसको क्या कहा गया? स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। इसी कारण से इसको कहते हैं। ठीक है ना? ऐसी छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी। आइए, राशि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो उद्देश्य है वो अलग है। लिख दीजिए 10-10 लाख स्वीडिश क्रोनर। 10-10 लाख स्वीडिश क्रोनर। मेरा उद्देश्य आपको ये है, इसके बारे में बताना। मेरा उद्देश्य ये, यदि मैं आपसे ये कहूं स्वीडन की मुद्रा क्या है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं, इस तरीके से निकलना है। अब स्वीडन ऐसा नहीं है कि इस मामले में इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार का संबंध क्या स्वीडन से नहीं है? वैसे ठीक है ना? आइए नई लाइन से लिखिए यहां। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों
या संगठनों को दिया जाता है, ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने, ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व की चुनौतियों का व्यवहारिक हल निकालने का प्रयास किया, जिन्होंने विश्व की चुनौतियों का व्यवहारिक हल निकालने का प्रयास किया, विश्व की चुनौतियों का व्यवहारिक हल निकालने का प्रयास किया। ये तो होगी इस पुरस्कार के बारे में। मतलब ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जिसने विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यवहारिक हल बताया। उनके लिए विश्व की सबसे बड़ी चुनौती क्या है वर्तमान में? ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी कह सकते हो। ये सबसे बड़ी चुनौतियां, गरीबी सबसे बड़ी चुनौती, पानी की समस्या सबसे बड़ी चुनौती, उनसे निपटने के लिए एक महिला उत्पीड़न, ये समस्या है। आप देखिए हम कितने डेवलप हो गए, ठीक है ना। हम आज 21वीं सदी में चल रहे हैं और 2021 में हम आ चुके हैं। आप सोचिए आज भी रेप जैसी घटनाएं घटित होती है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, आज भी होती है। आप समझते हो आज भी आपको एक न्यूज मिल जाएगी कि झाड़ियों में छोटी बच्ची को डाल दिया, आज भी आपको ऐसी न्यूज मिल जाएगी। तो हम इतने डेवलप नहीं हुए, बस बोलते बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए। आइए अब मैं बात करूंगा वर्तमान स्थिति। आइए इसी पुरस्कार में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, दो 2021। अब ये किसको मिला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखना ये पुरस्कार मिला है लाइफ को पुरस्कार मिला है। लाइफ LIF लाइफ। क्या है ये? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। नाम से ही पता लग गया हो, ठीक है। जंगल पर्यावरणीय संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 2005 में, ये ध्यान रखना है। ऋत्विक दत्ता व राहुल चौधरी के द्वारा, ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी के द्वारा इसकी स्थापना। चले क्या है ये? देखिए ये भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। ये भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। जो बच्चे थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पढ़ चुके हैं, आपने कई बार देखा होगा एक क्वेश्चन आता है
नीरी है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करवाऊंगा सारी डिटेल। आपके क्वेश्चन आते हैं नीरी है, ऑप्शन में आता है एक पर्यावरणीय संस्था। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि आज ये क्वेश्चन बनता है कि लाइफ है, ऑप्शन में दे देगा एक पर्यावरणीय संस्था, ऐसी बात है, ठीक है ना। और फिर अंदरूनी जब बात करता है तो आपकी स्थापना वगैरह का कुछ होता है। अब देखिए आपसे कहेगा कि लाइफ की स्थापना कब हुई या लीगल क्यूरियोसिटी फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की स्थापना कब हुई, ये पूछने का उसका हक बन जाता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का उसको पुरस्कार मिला है, भारत की संस्था है, पूछ सकता है किसने स्थापना की, कब स्थापना की, क्या है, ठीक। अब लाइफ के साथ साथ क्या है, 3 व्यक्तियों को और मिला है पुरस्कार। उन 3 व्यक्तियों के केवल नाम जाने, 3 व्यक्ति, केवल 3 व्यक्तियों के नाम जानने हैं आपने, 3 को ये पुरस्कार मिला है। एक तो है फ्रेड ड्यूसन, ये कनाडा के फ्रेड ड्यूसन, बस नाम ध्यान रख लेना थोड़ा, फ्रेड ड्यूसन, 3 व्यक्ति है। और ये वैसे स्वदेशी अधिकारों के लिए संबंधित है, ये आप देखना चाहते एक लाइन लिख लीजिए, स्वदेशी अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, स्वदेशी अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। व्लादिमीर सिल्वियान, कहाँ के हो सकते हैं, रशिया। ये क्या है, पर्यावरण पर काम, इन्वायरमेंट पर काम। मार्क बोर्ड, ये महिला है, कैमरून की, कैमरून। ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है लड़कियों के लिए, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, यौन हिंसा, उसके विरुद्ध काम करती है। यौन हिंसा के खिलाफ काम। अब आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं उस आधार पर सारे सेट बैठते हैं। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, पूरा पुस्तक ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएगा। वही बात सर, नेक्स्ट लिखिए, अर्थशोध पुरस्कार, अर्थशोध पुरस्कार, ध्यान रखना इसका एक नाम और है, पर्यावरण पुरस्कार। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अर्थशोध पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो ये तो पूछा नहीं जाएगा कि पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिंपल सी बात है। ये जो पुरस्कार है ये इंग्लैंड का पुरस्कार है, इंग्लैंड का पुरस्कार।
और पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया है, 2021 में पहली बार मिला है। और लेकिन ये जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2020 में, पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था। प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो के द्वारा। प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो के द्वारा। याद करो, मैंने आपको वो करवाए थे ना, सतत विकास लक्ष्य। याद करो, सतत विकास लक्ष्य मैंने कहा था SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। और इसके साथ ये शब्द और जुड़ता है, संयुक्त राष्ट्र। इसका पूरा नाम ऐसे बढ़ता है UNSDG, ठीक है ना। इसके समर्थन में दिया जाता है। अब आप देखो, ये और एक चीज है, सतत विकास लक्ष्य कितना काम चल रहा है इसका। पुरस्कार दिए जा रहे हैं। एक पुरस्कार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिल गया। लाइन लिखिए यहाँ पर, लॉन्च के नीचे लिखो, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, लेटर लिखना UNSDG, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के समर्थन में 5 श्रेणियों में दिया जाता है। के समर्थन में 5 श्रेणियों में दिया जाता है, 5 कैटेगरी में दिया जाता है। तो समझ गए हो। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत के 2 प्रोजेक्ट को इसके तहत शामिल किया गया है, चयनित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो अपने आप में देखिए, इसमें लिखो, इस पुरस्कार के लिए भारत की 2 परियोजनाओं को सिलेक्ट किया गया है। भारत की 2 परियोजनाओं को सिलेक्ट किया गया है। अब ये दोनों परियोजनाओं के नाम बता दीजिए। सबसे पहले लिखिए आयरनिंग कार्ड, ये प्रोजेक्ट है, आयरनिंग कार्ड। इसमें लिखो, यह सोलर एनर्जी से चलने वाली एक परियोजना है। सोलर एनर्जी से चलने वाली एक परियोजना है जिसे तमिलनाडु की 14 वर्षीय स्टूडेंट, विनीशा उमा शंकर ने तैयार किया है। अब देखिए, इस परियोजना का सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है आपसे पुरस्कार के बारे में ना पूछे, आपसे ये पूछ ले कि आयरनिंग कार्ड क्या है। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें से अपने को बात निकालते हैं। जैसे दूसरा लिखिए, कृषि अपशिष्ट
पुनः चक्रण, कृषि अपशिष्ट पुनः चक्रण, इसको बोलते हैं, एक होता है ना कंसेप्ट, कंसेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, परिकल्पना। कृषि अवशिष्ट पुनः चक्रण, परिकल्पना की जगह अवधारणा करनी है, कंसेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अवधारणा ज्यादा सही है। एग्रीकल्चर रेजिडुअल रिसाइक्लिंग कंसेप्ट, वैसे तो देखिए नाम से ही पता लगा कि कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो उनको क्या रिसाइक्लिंग करने से सब। आप देखिए इसी तरीके के प्रोग्राम में आपको 17 गोल्स में बताए थे, SDG कल परसों लिखवाए थे। तो कृषि अपशिष्ट में लिखिए, इसमें लिखो इसे दिल्ली के उद्योगपति या इंडस्ट्री, इसे दिल्ली के उद्योगपति विद्युत मोहन ने तैयार किया है। नाम है इसका विद्युत मोहन, एक फिल्म स्टार भी है विद्युत। विद्युत मोहन ने तैयार किया है। चलिए आइए, अब मैं बताने जा रहा हूं यूएनओ का एक अंग है। हालांकि पहले मैंने YouTube पे तो करवा दिया था उसको, लेकिन मैं इसको दोबारा क्लास में नहीं देना चाहता। UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। आइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं? एक मात्र UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब ओनली इसको सुरक्षा परिषद भी कह सकते, ओनली सुरक्षा परिषद कह सकते। ठीक, पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। यूएनओ का एक अंग है, हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हैं उसका एक अंग है। इसका जो निकनेम है, इसे कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। और एक इसको यूएनओ का पावर हाउस भी कहते हैं। यूएनओ का पावर हाउस भी इसको कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि पुलिस की तरह काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना इसका काम होता है। लिख लीजिए उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। अब देखिए ये इसका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए। और क्या है ये? यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ के 5 अंग होते हैं, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। प्रन्यास परिषद हो गया, इसके अलावा आर्थिक सामाजिक विकास परिषद हो गया, महासभा हो गया, सचिवालय हो गया। इस तरीके से हम 6 अंग होते हैं, 6।
आइए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं, ये खूब आता है क्वेश्चन, खूब आता है, लेकिन इसमें गलती इतनी करते हैं अर्थ से जाते हैं। वो पूछकर कुछ है, बता के पूछा है। टोटल 15 सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य, जिसमें से एक तो होते हैं स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर, ये होते हैं 5। एक होते हैं अस्थायी सदस्य, ये परमानेंट नहीं होते हैं 10। अभी आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, कहते हैं कि यूएनओ की वह कौन सी संस्था है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हो। ये क्वेश्चन पूछा, संस्था का नाम पूछा, ऐसे ही वैसे ही ध्यान से सुनना इनकी बात। क्या था, मतलब वो कितने सदस्य होते हैं? 5 स्थायी, 10 अस्थायी। उसके ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन सुनो इनके। स्थायी 10 होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं 5, स्थायी होते हैं 5, अस्थायी 10, ऐसे करके देगा। समझे बात को? मतलब छोटी सी बात को आपको बच्चा खिलाने के लिए तैयार बैठा है। कहता सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 5 स्थायी, 10 अस्थायी। ठीक है, 10 स्थायी, 5 अस्थायी। आप सोच नहीं सकते, आपको लगता है कि हाँ यार ये नॉर्मल सी बात है। कई बच्चे ऐसे बैठे थे यार जिन्होंने यूएनओ पढ़ाई नहीं कभी, उनके तो हालात खराब हो गए ना। तो ये एग्जामिनर की क्या क्वालिटी, इसको क्वालिटी बोलते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, नजरअंदाज मत करना किसी चीज को। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों पूछा क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन होता है अपने आप को। ठीक है, क्यों? इसलिए पूछा क्योंकि यूएनओ वर्तमान में अस्थायी सदस्य है, इस कारण से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आइए स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ले लीजिए, बता। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कोई बात बताइए। कोई बात, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। फ्रांस। ये इतनी बार आता है क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते थे। लेकिन अभी जो मैंने पूछा है ना, यही पैटर्न पूछता है आपसे, कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। समझ में आई बात सर? आइए, अब ये जो अस्थायी होते हैं ये 5-5 में होते हैं। इनके 5 नाम भी आपको पता होना चाहिए, खासकर जिसमें भारत शामिल है। 5 सदस्य और 5 सदस्य, इनका कार्यकाल जो होता है, ध्यान रखना, ये जो अस्थायी है कार्यकाल 2 वर्ष होता है, लेकिन वैसे अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे? जैसे ये जो 5 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक ये समाप्त होगा। और ये जो 5 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022। ये कौन कौन से हैं? आइए, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम,
नाइजर है, ट्यूनीशिया है, वियतनाम है, एस्टोनिया, मैं यहाँ लिखा हूँ, आप यहाँ लिखिए, मैं इधर लिखा हूँ, एस्टोनिया, सेंट विंसेंट एंड ये जीप साइड देश है, ग्रेनेडाइंस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, इसको आप SVG भी कह सकते हो, SV, सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस, ग्रेनेडाइंस, GRANADINS। और जो ये 5 सदस्य है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, मेक्सिको है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, चौथा यहाँ लिखा हूँ, केनिया है और भारत है। तो भारत वर्तमान में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। कार्यकाल वगैरह आपको बता दिए हैं। चले आगे। चले आइए। ये जो भारत सदस्य बना है, क्या इससे पहले कभी बना है? इससे पहले कभी सदस्य बना है भारत इसका, या पहली बार बना? बताइए, क्या इससे पहले कभी सदस्य बना है? ये क्या बात है, आपको इसकी बारे में नॉलेज क्यों नहीं? ये तो नॉर्मल बात है। पहली बार क्या कर रहे हो? पहली बार समझ में आ रही है बात? यूएनओ वगैरह का भी पढ़ा हुआ हाँ, कोई बात नहीं। तो ये तो पता है ना भाई, यूएनओ एक संस्था है, आपको पता है? आपको ये पढ़ा हुआ है कभी पहले? कभी नहीं पढ़ा हुआ। यूएनओ का नाम सुना हुआ है? अभी सुना है? अच्छा, ग्रेजुएशन होगी पूरी? नहीं हुई? कौन सी क्लास में है? सेकेंड ईयर में। तो आप देखिए, ये बच्चा सेकेंड ईयर का है, तैयारी कर रहा है। जब ये ग्रेजुएशन में आएगा और उसके बाद जब ये एग्जाम देगा, इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब चाहे इसको आज के दिन चाहे इसको यूएनओ का ही नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब वो ग्रेजुएशन, अपने इसके जो दोस्त है, मुझे पता है इसके कोई भी जो दोस्त होंगे लमका भी नहीं करते, मस्ती मार रहे होंगे। आसान नहीं होता बेटा कॉलेज टाइम में पढ़ाई करना, कंपटीशन की। ये तो कोई इनके कोई परिवार के लोग होंगे जो कहते हैं भैया पढ़ ले, ऐसा ही है ना बेटा? ये तो वो है। नहीं तो कॉलेज में एक तो जाते ही नहीं, फिल्में देखते हैं, घूमना फिरना सारा वो करते हैं, लेकिन ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जो कि आगे ग्रेजुएशन के बाद आएगी। सोचिए, सेकेंड ईयर में है, फाइनल में होगा, 1.5-2 साल में पता नहीं कैसी चांदी हो जाएगी, और फिर जब ये एग्जाम देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 बच्चियाँ बैठती है, एक तो 12वीं में है, ये तो फिर भी सेकेंड ईयर में, 12वीं क्लास में यहाँ बच्ची बैठती है, राजस्थान जी के पढ़ती है, वो आज ही नहीं है। सोचो कैसे मुकाबला कर लेंगे उसका आने वाले लोग जो डीगे हाँकते हैं ना, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, कैसे कर देंगे। और ये देखो, आप कौन सी पढ़ते हो? ग्रेजुएशन अभी पूरी हुई, ताज़ा है। और ये बताओ, अब ये
आपने को तो ऐसा लगता है ये पढ़ता नहीं है, रेलवे कलेक्टेड हैं? रेलवे कलेक्टेड रेलवे में सिलेक्टेड हो, आपने बताया नहीं यार, मैं तो आराम से चाय मंगा लेता हूँ। अरे वाह यार, बड़ा गौरव महसूस होता है मुझे, आप जैसे बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये बिल्कुल भी दिन परिमित नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसको जीके करना है, फुल करना है, इसको डट के करना है, और ऐसा जीके करना है कि जिंदगी में कभी जीके पढ़ने की जरूरत ना हो, ये करना है। ये लुभावने ऑफर में नहीं है बिल्कुल, इस पर कोई स्पेशल ऑफर नहीं चला रखा किसी ने, ऑनलाइन स्पेशल दसेरा स्पेशल ऑफर वो नहीं है। चलो बेटा पढ़ो डट के, और कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि एकदम से तो देखो, जब आप सेकेंड ईयर के हो, कोई 12वीं का है, तो एकदम से समस्या आती है, चलने दो इसको और बहुत आगे जाओगे। ये जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 12वीं के जो बच्चे आते हैं ना, ये मेरे अजीज होते हैं। आपने देखा होगा जो नीट की तैयारी करवाते हैं, जिसका सपना होता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, वो क्या करते हैं, 10वीं में डाल देते हैं उसको। और कई संस्थान ऐसे हैं जो 10वीं में ले लेते हैं, और 10वीं के आधार पर 10वीं, 11वीं, 12वीं की तैयारी कराते हैं, और नीट के आधार पर कराते हैं। और बताओ 3 साल से जब वो नीट की तैयारी कर रहा है, कैसे वो क्वेश्चन जाने देगा, कोई जाने नहीं देगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक सभी को भाई। भारत, ध्यान रखना, ये 8वीं बार बना है, 8वीं बार, 8वीं बार बना है। तो भारत यूएनओ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार बना है अब तक? 8 बार, ध्यान रखना। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन उठेंगे, मिटा दें इनको। कई बार जैसे होता है ना, मिटा के पूछता हूँ, मिटा दूंगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन बढ़ेगा, भारत सबसे पहले कब बना था यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में सबसे पहले कब सदस्य बना? ठीक है, तो सबसे पहले बना था ये 1950 में। लिखते चलिए, ये 3-4 सन है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1950 में बना है, फिर 1967 में, 1967, 1967, 1972, 1977, 1977, 1985, 1991, 2011 और 2021, 2011 और 2021। 50, 67, 73, 77, 85, 91, 2011, 2021। हमें बड़ा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, 8वीं बार बना है, सबसे पहले कब बना? दूसरा क्वेश्चन, कैसे बना? निम्न में से किस वर्ष भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बना? ऐसे बनेगा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना, ये 2 साल का कार्यकाल होता है ना इसका, तो इसका आगे से ऐसे 1-1 साल जोड़ देना, तो 2 साल का कार्यकाल होता है। आगे देखिए, चले आगे।
अब यदि मैं आपसे कहूं कि 8वीं बार ये सदस्य बना है, यदि मैं आपसे ये कहूं कि भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कितनी बार की है? बताइए। सदस्यता तो 8 बार है, अध्यक्षता कितनी बार की है? ध्यान रखना, अध्यक्षता जो की है ये है 10 बार। 10 बार अध्यक्षता की है। ठीक है, कब कब की है आपको पता होना चाहिए। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। एक बात लिख दीजिए, अध्यक्ष कौन होगा इसके नीचे लिखो। सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने अल्फाबेटिकली बदलता है। हर महीने अल्फाबेटिकली बदलता है। क्लियर? सबसे पहले अध्यक्षता की थी जून 1950 में, जब ये कार्यकाल था। 2 साल, इस 2 साल के कार्यकाल में जून 1950 में थी। फिर सितंबर 1967 इसमें, ठीक है, सितंबर 1967 इस कार्यकाल, और फिर की दिसंबर 1972, दिसंबर 1972, फिर अक्टूबर 77, बिल्कुल ये कार्यकाल इनमें। फिर फरवरी 1985, फरवरी 1985, उसके बाद में अक्टूबर 1991, दिसंबर 1992। अब आप देखिए, ये जो काल था, कार्यकाल था, उसमें इसने, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरे 2 सालों में इसने 2 बार अध्यक्षता की, 2 बार अध्यक्षता। तो 8वीं जो अध्यक्षता इसने की, ये थी आपकी अगस्त 2011, अगस्त 2011 है, और दूसरा है नवंबर 2012। अब एक कार्यकाल में इसने 2 बार की, और 10वीं बार जो इसने की है, यहां लिख लीजिए, अगस्त 2021, ये 10वीं बार। टोटल आपके सामने सारी बातें हैं, ये ध्यान रखना है, गड़बड़ी मत करना। वैसे कोई समस्या नहीं है, ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से, ठीक है ना। तो 10 बार, और आपसे पूछा इसका पहली बार कब की थी, ठीक है ना, तो जून, ये याद रखना पड़ेगा। क्यों? 1 महीने का ये कार्यकाल होता है इसका। अब ये जो अगस्त 2021 में जो अध्यक्षता की है, इसके जो अध्यक्ष है, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अध्यक्ष तो बहुत रहे हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है अब तक जिन्होंने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। भारत के पहले प्रधानमंत्री
जिन्होंने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। जिन्होंने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। अब आप देखिए इनका जो कार्यकाल रहेगा, ध्यान रखना 1 महीना। तो एक चीज और ध्यान रखना, इनके जो कार्यकाल का जो प्रारंभ हुआ है, इस प्रकार कई बार रेलवे में पूछ लेते हैं, प्रारंभ तो हुआ है 1 अगस्त 2021 को, लेकिन जो ऑफिशियली है, जो काम कब प्रारंभ किया, ये 2 अगस्त 2021 को, 2 अगस्त 2021 को। अगस्त 2021 देख लीजिए, भारत ने फ्रांस से इसकी जिम्मेदारी ली, तो इससे पहले फ्रांस के पास था। तीन उच्च स्तरीय कार्यक्रम शामिल किए गए। अब 3 हाई लेवल के प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए हैं। एक तो है शांति की स्थापना, तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। एक आतंकवाद की रोकथाम, एक जो है ये है समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा, ये 3 मुद्दे उठाए इसने और तीनों होल्ड कर दिए। शांति की स्थापना कैसे हो, जैसे तालिबान वाला मामला, आतंकवाद की रोकथाम कैसे हो, समुद्री सुरक्षा कैसे। ध्यान रखना, दिसंबर 2022 में भी भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा, 11वीं बात करेगा। ठीक है, एक छोटा सा नोट डाल के लिख लीजिए। भारत दिसंबर 2022 में, भारत दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 11वीं बार करेगा। 11वीं बार करेगा, करामत देना। ठीक, दिसंबर में ये होगी सारी बात। तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे, अभी 5 मिनट बाद वापस।